धारा 4 के बारे में दोस्तों आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप सभी लोगों से धारा 4 पर चर्चा होना चाहिए और ये चर्चा क्यों होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और आरटीआई पे हम सभी लोग काम करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग काम करते हैं। आज की बैठक में जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, और मुझे लगता है कि वो सभी लोग जो उपस्थित हुए हैं, जो होने वाले हैं, आप आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आरटीआई से सवाल पूछना या आरटीआई से हम किसी कार्य के बारे में उसके जानकारी को प्राप्त करना, उसका इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण करना या फाइलों को जाकर निरीक्षण करना और तमाम चीज़ों को हम लोग जानते हैं और हम लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूँ भारत के तमाम उन हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से जो लोग आज के इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। आप सभी का आभार। आप लोग अलग अलग धरातल पे, अलग अलग स्तर पे, अलग अलग क्षेत्र में आप समाज के लिए अपने आप को आप झोंके हुए हैं। आप उनके लिए अपना जीवन दे रहे हैं, आप उनके लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आज का जो मेरा ये सेशन है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है आप सभी के लिए कि अभी पिछले संडे को हमारी बैठक हुई थी, उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि धारा 4 पर लोगों को सिखाया जाए। क्यों बहुत महत्वपूर्ण है धारा 4? आपको तो आवेदन लगाना आ गया। कई बार जो मुझे लोग फोन करते हैं, मुझे बताते हैं, बोलते हैं हमने इतने 1000 आवेदन लगा दिया, 500 लगा दिया, 200 लगा दिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, सब कुछ कर लिया। मैं सुनता हूं लोगों को, अच्छी बात है, आप इस विषय पर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं दो बातें हमेशा सोचता हूं कि क्या आपने इस कानून को औरों को सिखाया? आपने अपने जीवन काल में, जब तक आप इस दुनिया में हैं, जब से आप इस कानून को जानते हैं, आपने कितने लोगों को लिखना पढ़ना सिखा दिया इस कानून को, जिनको अब आपकी जरूरत नहीं पड़ती? यह महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करें। आज अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं तो मैं अकेला पूछ रहा हूं। जरूरत है कि देश के हर तबके, हर एरिए, हर वर्ग से, हर समुदाय से, गांव के हर कोने से लोग अपने अपने अधिकारों के प्रति सवाल पूछे, अपने काम करवाएं। तो मैं आपको ये भाषण नहीं दे रहा, ये जो मेरे हृदय में जो बातें हैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि आप लोग इससे जुड़े और इस उद्देश्य के साथ हम काम करें कि नहीं, इसको अंजाम तक पहुंचाना है। तो धारा 4 के बारे में मैं चाहता हूं आप लोगों को कुछ स्क्रीन शेयर करना। धारा 4, यदि आप लोग सीखने बैठे हैं, आज की बैठक सीखने वाली बैठक है, महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं, आप सुनते हो कि आप कॉपी, कलम, पेन जो भी आपके पास है आप ले लीजिए, क्योंकि आज जो ये बैठक है, यदि आज आप इसको लिखने से, समझने से चूक गए तो शायद दोबारा आप इस तक चीजों को आप सीख नहीं पाएंगे। आप मैंने धारा 4 पर इतनी व्यापक बैठक आज तक कभी नहीं की, आज कर रहा हूं। उद्देश्य यही है कि जितने लोग जुड़े हैं मेरे साथ, आप में से हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो भारत के, इस धारा को जाने और इसका इस्तेमाल करें, इसको अपने जिले में लागू कराए। तो आइए, मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखिए, आपके स्क्रीन पर अभी आएगा, मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। मुझे बताइए कि आप देख पा रहे हैं? जी सर, दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो देखिए, यहां लिखा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4, लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि धारा 4 जो है, इससे हर वो अधिकारी बंधा हुआ है, उसकी बाध्यताएं हैं। जब बाध्यताएं का आता तो शब्द है, इसका मतलब यह है कि वो बाध्य है ये करने के लिए, उनको इस विषय में बांध के रखा गया है, वो इससे भाग नहीं सकते, उनको ये करना ही करना है। तो ये बाध्यताएं हैं। हमारे देश का सबसे बेहतरीन कानून है ये। आज जरूरत है कि हम इस पर फोकस करें। तो धारा 4 का जो 1 है, मैं चाहूंगा कि आप में से कोई इसको एक, ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये धारा 4 का 1 क, ये वाला हिस्सा कोई इसको थोड़ा पढ़ दे। मैं पढ़ूं सर? हाँ, प्लीज पढ़िए। अपने प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणित
अनुक्रमणी का बद्ध ऐसी रीति के रूप में रखेगा जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं युक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबंध है जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां देखिए धारा 4 का जो 1 का क हमने पढ़ा, आपने पढ़ा, यहां पर क्या लिखा है? यहां पर स्पष्ट रूप से एक तरह का आदेश समझिए को कि जो भी जन सूचना अधिकारी है, चाहे आप किसी भी विभाग को आटे लगा देते हैं, चाहे वो जिला अधिकारी का हो, डीसी इसको बोलते हैं बहुत जगह पर लोग, या प्रखंड अधिकारी हो, बीडीओ है, किसी भी स्तर का अधिकारी है, चाहे वो प्रधानमंत्री का कार्यालय ही क्यों ना हो, टॉप से लेके बॉटम तक, प्रधानमंत्री से लेके प्रधान तक, सरपंच तक और डीएम से लेके जो वो अंतिम व्यक्ति है जो नौकरी कर रहा है सचिव तक, उन सबको ये फॉलो करना है। तो यहां पर क्या बिंदुवर है कि सबसे पहले कि समय पर जो भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रोग्राम वो चला रहे हैं अपने जिले के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर, समय पर उसको सूचीबद्ध करें, है ना, उसको तैयार करें, उसको लिखें, उसका डेटा तैयार करें और उस पर अनुक्रमांक मतलब क्रम अनुसार उसको ऐसे रखें कि लोगों को समझ में आ जाए जब आप जाएं तो। ठीक है, उसी तरह से इसको इतना सरल बना दें, ऐसे कठिन भाषा में नहीं, कठिन तरीके से नहीं, उसको इतना सरल बना दें और उसको ऐसा कर देंगे, उस तमाम जो अभिलेख है, लेखा जोखा जो है, उसको ऐसा बनाएं कि वो कंप्यूटरकृत हो सके, यानी सॉफ्ट कॉपी में, आज के जमाने में कहूं तो डिजिटल तरीके से उसको बना दें और उसको उन तमाम माध्यम से, चाहे वेबसाइट हो, जो भी अन्य माध्यम है, उसको वहां पर डालें उन तमाम नेटवर्क पर, जिससे कि वो आम लोगों के लिए सुकर यानी सरलता से उपलब्ध हो सके, सरल हो सके। ये सबसे पहला इसके अंदर आदेश है। क्या आज अधिकारी ऐसे काम कर रहे हैं? आपको ये बताना होगा उनको। ठीक है, कितने ऐसे जिले हैं जहां पर उनके द्वारा किए जा रहे तमाम जो काम है वो क्रम अनुसार नोट होते हैं। इसका मतलब क्या है सूची तैयार करना, क्रमनिका का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आज आप उठे और आपने अपने दिन का पूरा प्लान तैयार किया कि आज हम इनसे मिलेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, आज मिलने के बाद हम इनसे ये काम किया, दूसरे पर हम ये काम करेंगे, तीसरा हम ये इनसे मिलेंगे, ये फलाना काम करेंगे, इतने बजे खाना खाएंगे, फलाना ठिकाना, जो भी हमें उस सब की सूची तैयार करना, उन तमाम चीजों को तैयार करना जो हम कर रहे हैं, जो हम कर चुके हैं, उन सबको लेखाबद्ध करना। ये नहीं कि आप हवा में खाली मुंह में आप कुछ भी कर रहे हो। ध्यान रखें, सरकारी व्यवस्था में कोई चीज मुंह से नहीं होता, सब कुछ राइटिंग में होता है। अब इसके बाद जो बातें लिखी हैं, मतलब इस अधिनियमन के 120 दिन के भीतर, यानी 120 दिन, जिस दिन से ये कानून सूचना का अधिकार लागू हुआ उसके 120 दिन के अंदर ये धारा 4 की तमाम बातें प्रत्येक विभाग में लागू होती हैं। लेकिन क्या और सभी जगह पर लागू है ये? अगर हम इक्का दुक्का जगह पे छोड़ दें, देश के कुछ हिस्सों में जहां कुछ आटे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, तो क्या ये लागू हुआ है? 120 दिन के अंदर ये करना था, करना है। अगर नहीं भी किया है तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है 120 दिन के अंदर। आप किसी विभाग में जाइए, उनसे पूछिए क्या ये तमाम जो 17 बिंदु जो भी हम लोग सीखेंगे, सूचना का अधिकार के अधिनियम की धारा 4 की 17 बिंदु 41B, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, 41B, ये जो 17 बिंदु है, ये 17 बिंदु भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक विभाग में, चाहे वो मंत्रालय हो, चाहे वो जिले पर स्थित तमाम विभाग हो, अधिकारी के दफ्तर हो, उन सभी जगहों पर सूचना अधिकार अधिनियम लागू होने के 120 दिन का समय सीमा यहां पर तय किया गया था। ये लागू होना है, आप इसके लिए बाध्य हैं, अभी आपको करना है। सवाल यह है दोस्तों
कि क्या आज इतने साल 16 साल से ज्यादा होने जा रहा है हम लोगों को, क्या इतने साल होने के बाद 2005 के बाद से क्या ये सूचना का अधिकार का धारा 4(1)(b) 17 बिंदु है, क्या भारत के सभी कार्यालयों में, सभी मंत्रालयों में ये 17 बिंदु का पालन हो रहा है? सवाल है ये मेरे और आपके लिए, सवाल है उन सब लोगों के लिए जो इस विषय पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने इसको काम करके बहुतों का भला कर दिया। सवाल है कि क्या इस अधिनियम को और ताकतवर बनाने के लिए हम इन 17 बिंदुओं को लागू न कराएं? आपको मालूम करना चाहिए, आरटीआई लागू से पूछना चाहिए हर विभाग में कि क्या आपके विभाग में धारा 4(1) ख का जो पालन, जो 17 बिंदु है, क्या उसका पालन आप कर रहे हैं? मुझे बताइए, मुझे निरीक्षण करना है उसका। मैं चाहता हूं देखना कि जो 4(1)(b) के जो 17 बिंदु है जिसके लिए आप बाध्य हैं, क्या आप उसका पालन कर रहे हैं? ये चेक करना है मुझे। इस तरह का आवेदन आपको बना के हर विभाग में लगाना होगा। जब तक आप नहीं लगाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि वो इसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी भी 120 दिन की जो बात है वो अभी भी उनके लिए सपना है या उसको जानते ही नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो 4(1)(b) 4(1) ख, ये हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग, आप लोग नोट करते रहिएगा। और यहां हम 1 से देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। अपने संगठन की विशिष्टताएं, कृत्य और कर्तव्य। बस। तो सबसे पहले अगर कोई विभाग है, चाहे वो समाज कल्याण विभाग है, जिला अधिकारी का कार्यालय है, कोई भी कार्यालय हो, चाहे पंचायत का है, कोई भी कार्यालय हो, तो आपकी विशिष्टियां क्या है? क्या विशेषता आपके विभाग की है? क्या करता है आपका विभाग और आपका कर्तव्य क्या है? ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप मुझसे पूछे तो क्या करता हूं मैं आपको आपके अधिकार सिखाता हूं और मेरा कर्तव्य समझता हूं कि मैं देश का नागरिक हूं। और कैसे करता हूं मैं? आपके ऑनलाइन सिखाता हूं, मैं वीडियो बनाता हूं, लोगों को ट्रेनिंग करता हूं। उसी तरह से हर विभाग की विशेषता, भाई जिस विभाग को बनाया गया है उसको क्यों बनाया गया, उसकी विशेषता बताइए हमको। आपके विभाग का कर्तव्य क्या है वो बताइए हमको। आप कैसे काम करते हैं, आप अपने काम का तरीका बताइए हमको। आप इससे संबंधित डॉक्यूमेंट होना चाहिए उनके पास, हाँ या ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही सर। हाँ, दूसरा पढ़िए, बिंदु नंबर 2। अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य। बस, कितना अच्छा बात लिखा हुआ है। यदि अधिकारी है, या लिखा है अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य। आपने सुना होगा अक्सर अधिकारी जो है अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। भाई कौन सी शक्ति उनके पास है? तुम हनुमान जी हो क्या? हाँ, या भगवान है आप? आपके पास कितनी शक्तियां हैं? शासन प्रशासन से, सरकार में जो नियम के अनुसार आपके पास क्या क्या आपके पास जो है ताकत दिया गया है, और आपका साथ साथ आपकी पावर ताकत के साथ साथ आपका कर्तव्य जिम्मेदारी क्या है, वो ये 2 बातें आपको बताना होगा। हाँ, आप किसी कार्यालय में जाइए और ये 4(1)(b) का पॉइंट नंबर 2 उनसे पूछे, भैया आपका जो आपके पास जो पावर है क्या है, आपके पास आपकी शक्ति बताइए। जिस पद पे आप हैं उस पद की शक्ति क्या है, क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं कर सकते हैं आप बताइए हमको आप। और साथ साथ जिम्मेदारी क्या है आपकी। अगर आप ये जान जाएंगे कि किस विभाग के पास, किस अधिकारी के पास क्या उसकी ताकत है, क्या उसकी शक्ति है, क्या उसका जिम्मेदारी, क्या उसका कर्तव्य है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। अगर ये आम लोगों को मालूम पड़ जाए कि फलाना व्यक्ति के पास ये ताकत है, ये पावर है, तो सीधा वहां पहुंच जाएगा अपना काम कराने के लिए, हाँ है ना? आपको पता है कि मेरे ऊपर किसी ने झूठा मुकदमा लिखवा दिया तो पुलिस नहीं सुनेगी, डीएम साहब नहीं सुनेंगे, आप कहां जाते हैं? कोर्ट के पास। क्यों? आपको पता है वहां उनके पास ताकत है।
वो सुनेंगे आपको। हाँ या ना? हमको पता है कि वो कोई बैठा हुआ है जो इन पर अंकुश लगाएगा, उसके बाद इतनी ताकत है। तीसरा बिंदु पढ़िए। विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है। जी, आप कैसे इस काम को कर रहे हैं और इसका मूल्यांकन आप कैसे कर रहे हैं, इसका पालन कैसे करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, और ये जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं पूरा मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं आप, वो तमाम जो उत्तरदायित्व आपको दिए गए हैं इसका पालन कर रहे हैं तो किस माध्यम से कर रहे हैं, आपको इससे संबंधित डॉक्यूमेंट बना के अपने विभाग में रखना होगा। तो चौथा बिंदु है अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड। अब इसमें मैं एक सवाल मेरे मन में है, इतने ईमानदार अधिकारी हैं कि वो अपने खुद के कर्तव्य के निर्वहन के लिए कोई मापदंड बनाते हैं क्या? नहीं है सर, कुछ भी, कोई भी ईमानदार नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ईमानदार आपका जो कर्तव्य है, जिस पद पे आप बैठे हैं, जिस पोजीशन पे आप हैं, आप अपने कर्तव्य का पालन कैसे कर रहे हैं और आपने उसके लिए क्या मापदंड बनाया है, बताइए। ये बताना होगा आपको। जो तनख्वाह आपको मिल रहा है, आपको हराम और पैसा आपको नहीं मिल रहा है, वो जनता के गरीब से गरीब आदमी के दिए हुए टैक्स का पैसा है। तो आपको बताना होगा कि जो दिशा निर्देश आपके पद पे रहते हुए आपको दिया जाता है, आपका जो अधिकार है, जो आपकी जिम्मेदारी है, उसको पालन करने हेतु आपने स्वयं क्या मापदंड बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं नौकरी करते हैं तो आप अपना मापदंड बनाते मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे लंच होगा, इतने बजे मैं ऑफिस में बैठूंगा, इतने बजे मैं फलाना काम करूंगा। क्या मापदंड बनाया आपने? बहुत जबरदस्त है साथियों। धारा 4 जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत जबरदस्त है। आपको सुन के मजा आ रहा होगा, अब मुझे बताने में मजा आ रहा है आपको, क्योंकि ये अगर आप लोगों ने सबने मिलकर लागू करा लिया तो आप मानिए बहुत सारी जानकारी आपको लेने की, सूचना के अधिकार के इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये क्या है, ये पढ़िए। अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारी द्वारा अपने कृत्य के प्रयोग किए गए नियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख। कितनी अच्छी बात है। मान लीजिए मैं अधिकारी हूं तो यहां ये लिखा हुआ कि अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख। यदि आप एक अधिकारी हैं तो आपके अधीन जो भी कर्मचारी, अधिकारी और अधीनस्थ हैं आपके, उनके जो काम हैं, जो काम वो कर रहे हैं, इसका निर्वहन उनको करना ही करना है। उसके करने हेतु आपने क्या नियम, विनियम, दिशा निर्देश, गाइडलाइन, ऐसा कोई लेखा जोखा तैयार किया आपने कुछ, जिससे कि वो उनको बताए भाई आपको ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, आपको फलाना काम करना है, इसके लिए ये दिशा निर्देश है, आपको ऐसे इस काम को करना होगा, उसकी रिपोर्टिंग ऐसे होगी, आपको इनको ये बताना पड़ेगा, आपको फलाना काम ऐसे करना है और करके हमको रिपोर्ट देना होगा, इसका पूरा अभिलेख, ये सब करना होगा। कितना अच्छा बात लिखा हुआ है। आप ढूंढो, YouTube पे जाओ, देखो क्या इतना डिटेल वीडियो को कहीं मिलता है। लोग इतना जहमत लेते ही नहीं है कि इसको बनाया जाए, इसके बारे में चर्चा किया जाए डिटेल में। और अगर जिस दिन ये लागू हो गया दोस्तों, हम लोग की लड़ाई समझ लो आधी हम अपनी लड़ाई जीत जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट, ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या नियंत्रणाधीन है प्रवर्गों का वर्णन, विवरण। हाँ, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट, आरटीआई में आप सुनते तो हो ना, मेरे वीडियो भी है, डॉक्यूमेंट का निरीक्षण, डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी,
तो जितने भी दस्तावेज हैं वो किसके नियंत्रण में होंगे? जो डॉक्यूमेंट सारे होते हैं, कौन उसका लेखा जोखा रखेगा, कौन रखेगा, और उसका वर्गीकरण, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना भाई ये अकाउंट का फाइल है ना, इसमें जो है खर्चे का अलग है, आने का पैसे का अलग हिसाब किताब है, घर का हिसाब अलग है, तो उसका कैसे आपने बांटा है, उसका हिसाब आप कैसे रख रहे हैं, वो भी आपको राइटिंग में रखना होगा। आप देखिए हर जिले में एक ट्रेजरी है कि नहीं है? ट्रेजरी है ना, सुमन जी? तो ट्रेजरी में तमाम जो सैलरी लोगों को मिलती है, लेखा जोखा अकाउंट का होता है नहीं होता है, वहां उसकी व्यवस्था है। तो उसी तरह से आप जितने भी डॉक्यूमेंट आपके ऑफिस के हैं, आपके दफ्तर के डॉक्यूमेंट है, उसका आप किस तरीके से लेखा जोखा रख रहे हैं और किसके अधीन है वो, और आपने किसको इसको देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी है। कोषागार होता है, आपने देखा होगा, लाइब्रेरी होता है, रिकॉर्ड रूम होता है, सुना आप लोगों ने सब चीजों को। तो उसको रखते हुए तुम्हारी नियुक्ति है कि तुम इन फाइलों की देखभाल करोगे। एक कोषागार बना दो, एक जो है एक कमरा बना दो जहां सारा रिकॉर्ड रखा रहेगा, सारी फाइलें रखी रहेंगी। उसकी जिम्मेदारी देते हैं किसी अधिकारी को, किसी को नियुक्त करते हैं, अब वो कैसे करेगा, क्या क्या करेगा, उसकी उसका पूरा लेखा तैयार होता है, उसका विवरण आप पूछ सकते हैं इस बारे में। आप जैसे ईवीएम मशीन है, हर जिले में उसको रखते हैं लोग, चुनाव के बाद रखते हैं उसको। आप पूछ सकते हैं हमारे जिले में कितने ऐसे मशीन जो रखते हैं, वो उसके लिए क्या नियम बनाया गया है। ऐसे तमाम बातें हैं जो आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़िए। किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है। ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई विशिष्टियां, ऐसी कोई नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है। आप देखिए इसको थोड़ा समझिए, थोड़ा सा समझने में आपको उलझन हो रहा होगा। इसको आप देखेंगे जितने भी हमारे यहाँ विभाग होते हैं जिले स्तर पर, उनकी एक समिति भी होती है। कभी ध्यान देना, उसमें लिखा होगा जिला स्वास्थ्य समिति, उसमें अधिकारी भी होंगे, विभाग के अधिकारी भी होंगे, उसमें डीएम भी होंगे, और एक दो समाज सेवी या समाज के लोग भी उसमें होते हैं। ठीक है। और जो भी योजना बनती है, जो नीति बनती है जिले के अंदर, उससे संबंधित विभाग से संबंधित उसकी जो संरचना होती है, समिति बनती है, उसमें वो सब लोग उसमें शामिल होते हैं, बाहर के लोग भी होते हैं। ठीक है। आप उठाकर उसको कभी देखिएगा, ऐसी व्यवस्था बनती है। ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने कोई डिसीजन लिया वो कर लेंगे, नहीं, उसमें जनता को भी वो इन्वॉल्व करते हैं, उनकी राय शुमारी भी होती है, और उनमें से लोगों को चुनते जो प्रतिनिधि होते हैं, जो सोशल वर्कर होते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं वो। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप देखिए उसी का देखिए डिटेल देखिए नीचे दिया हुआ है, पढ़िए। ऐसे बोर्डों, पढ़िए सुमन जी इसको। ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है, और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यरत तक जनता की पहुंच होगी। विवरण हाँ समझ चुके होंगे आप लोग, बहुत सरल है ये। तो यदि कोई बोर्ड का गठन करना पड़ता है तो करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे जिलों में बहुत सारे बोर्ड का गठन कर लेते हैं, जल बोर्ड, तमाम समितियां बन जाती हैं, उसमें दो लोगों को बाहर से शामिल कर लेते हैं, जिनको लगता है अधिकार ऐसी कि इनको रख लो। आपने देखा होगा वो बनती है, पीस कमेटी बनती है, शांति समिति बनती है हर जिले